बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेरिया जैद। आप देख रहे हैं एक स्पेशल। नाज़रीन, टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों के बाद अब नामवर इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी बानी पीटीआई को इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मौजूद तरीन एक शख्स करार दे दिया है। यरूशलेम पोस्ट ने इसराइल के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बात की। उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया और बिलखुसूस बानी पीटीआई का उसमें जिक्र किया गया है। यह भी कहा गया है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने से रोका हुआ है और मसले के हल के लिए जो सियासी क़यादत है इसको बदलना होगा। इमरान खान न सिर्फ पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं बल्कि अवामी राय और फौजी पॉलिसीज दोनों को तब्दील भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई इमरान खान पाक इसराइल ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत हैं? क्या वाकई इमरान खान फेवरेट हैं? और पसे पर्दा आखिर हो क्या रहा है और क्या होने वाला है, इस सब पर एक स्पेशल में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल लाहौर में जलसा किया है वो जलसा कैसा रहा, उस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है और हुकूमत की जानिब से कैसे तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इस सब पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे IPPs के हवाले से। और IPPs के हवाले से खबर आई है कि बहुत से IPPs ऐसे हैं कि अरबों रुपए इन्होंने हुकूमत से वसूल किए हैं लेकिन इन्होंने काम कुछ नहीं किया और जो इस सब का खुमियाजा है वो आवाम भुगत रही है। तो इस हवाले से क्या मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आमिर साहब, किस तरह से रीड कर रहे हैं आप? पहले टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा इमरान खान के बारे में कि ही इज़ फ्रेंड टू इसराइल, और अब यरूशलेम पोस्ट के जो दावे सामने आए हैं, क्या वाकई इमरान खान साहब फेवरेट हैं और क्या वाकई इमरान खान का झुकाव था? देखें, बात ये है कि दो बातें हम जानते हैं। एक तो बात ये है कि जब पाकिस्तान में ये तजवीज़ चली हमारे इमरान खान के दौर में, जो मुक़द्दर उस वक्त हल्के थे उनमें कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, तो उसकी मुखालफत इमरान खान ने की। हामिद मीर साहब इस पर लिख भी चुके हैं। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी पढ़ा है उनका लिखा हुआ उस पर, जबकि जनरल बाजवा साहब जो चीफ थे उस जमाने में छपा हुआ था। तो खैर, दूसरा बात ये है जो मैं समझना चाहता हूँ ये बात, और आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी दिलचस्पी रही है इंटेलिजेंस एजेंसी की छपी किताबें पढ़ने की, और मुख्तलिफ मैंने मसाद पे काफ़ी लिटरेचर पढ़ा है, CIA पे काफ़ी बुक्स उनके जो एक्स डायरेक्टर साहबान लिखते रहते हैं। या पाकिस्तान में तो ज़्यादा किताबें नहीं छपती लेकिन बाहर लोग लिखते रहे हैं सारी किताबें। तो जो मेरी बात समझ में आया है कि दुनिया का हर मुल्क, दुनिया की हर एजेंसी अपने एजेंट को छुपाती है, ना कि उसका नाम अखबार में मुश्तहर करके उसे दलील अखबार कराती है। मतलब मेरे ख्याल में दुनिया की नालायक, निकम्मी और गबीउल अकल और मतलब बिल्कुल डफर तरीन कोई एजेंसी होगी वो जो अपने किसी एजेंट को, खासतौर पर अगर वो उनका हाई प्रोफाइल एजेंट है और किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या मुल्क का सरबराह बनने की कैपेसिटी रखता है, उसके बारे में अगर वो किसी का एजेंट है तो उसको वो अखबारों में डिस्क्लोज करेंगे ताकि उसके खिलाफ एक फिजा पैदा हो और उसके खिलाफ रिएक्शन हो। एजेंट्स को तो हमेशा छुपाया जाता है। इनको एसिड, आप जानती है ना कि इंटेलिजेंस की इस्लाह में एसिड करार दिया जाता है इनको। एसिड कहा ही इसलिए जाता है कि भाई ये एक छुपाए जाते हैं। पर आपको याद होगा, अगर आपके इल्म में, आपके ज़हन में अगर हो कि अमेरिका में ये बड़ा इशू बना था जब ये इराक पे हमले से पहले, तो वहां पर एक स्टोरी छपी थी गलबन टाइम्स में या वाशिंगटन पोस्ट में, दो अखबारात ने छापी थी स्टोरी। और उस वक्त ल्यूस स्कूटर लिब्बी कहते थे, उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे प्रेसिडेंट बुश के। उन्होंने दो जर्नलिस्टों को साथ करके इनडायरेक्टली इशारा किया था जिसमें एक जो इस जंग को पोज कर रहे थे जो साहब, उनकी एहलिया थी वो CIA के लिए काम करती थी और अफ्रीकन कंट्री में। उससे बड़ा रिएक्शन इतना हुआ था, इवन उसको ल्यूस स्कूटर लिब्बी कहते थे, 18 माह की सजा हुई थी कि उसने एसिड को जान की खतरे में डाली। और इतना बड़ा इशू बना कि प्रेसिडेंट बुश को बाद में उसे अपने खुसूसी इख्तियारात प्रेसिडेंशियल जो इस्तेमाल करते हुए उसे माफ की सजा उसकी, लेकिन उसका पूरा कैरियर ही खत्म हो गया, वो बंदा पता नहीं आज कहाँ है। तो ये बातें मुझे तो इस पे हंसी आती है। कोई भी मुल्क अगर, इसलिए ये बहुत ही एक नॉनसेंस बात है मेरा ख्याल है। और तीसरी बात ये है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी लीडर वही भी वतन है। मैं ये जब ये बात PTI के लोग कहते थे और मियां नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ इन पे कहते रहे कि इंडिया के साथ इनका खास रिलेशन है, मोदी के दोस्त हैं और वो जनरल बिजनेसमैन और रमजान शुगर मिल होगी, मैं उस वक्त ये समझता था और ये कहता था ये गलत है।
ये बातें नहीं करनी चाहिए। हम चाहे नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब लेकिन हो, खाकवानी साहब, अभी ये जो बातें हो रही हैं, ये तो बातें हो रही हैं ना, इंटरनेशनल मीडिया पे ये पोस्ट आई हैं और बाद ये बातें हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे ये पोस्ट हुई है चीजें, ये तो बाहर की इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। देखिए, जो पहले पिछली जो स्टोरी छपी थी, वो जो टाइम्स ऑफ इसराइल की, वो एक ब्लॉगर का एक ओपिनियन थी और मैंने उसमें पढ़ा कि उनके पास 9,000 ब्लॉगर हैं टाइम्स ऑफ इसराइल के। 9,000 ब्लॉगर में से एक उज्बेकिस्तान की एक ब्लॉगर ने अपनी एक ओपिनियन जाहिर की थी। उसको लगता था कि चेयरमैन पीटीआई जो है, अगर ये पाकिस्तान में सरबराह होंगे तो शायद आगे जाके इसराइल के साथ ये अच्छे रिलेशन बना सके। उस बंदे की बंदी की या एक अपनी पर्सनल ओपिनियन थी। अब उनको हम चार्जशीट के तौर पे पेश करें अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार, मेरा ख्याल है ये गलत है, ये ज्यादती है। ये कोई अगर हमारे पास, हमें अपने अदारों पे। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि इस टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद अब यरूशलेम पोस्ट के जो इंकशाफात आए हैं सामने, अब इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वही ऐसे बंदे हैं जो कि पाक इसराइल जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज करने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। डू यू थिंक सो? देखिए, बात यह है कि अगर आप 2+2 करें, आपको याद होगा कि इंग्लैंड में जब मेयर का इलेक्शन था तो वहां पर भी गोल्डस्मिथ के जो बेटे थे, जो इनके एक्स ब्रदर इन लॉ भी थे, उनको बानी पीटीआई ने काफी फुल सपोर्ट किया था और बल्कि सादिक जो पाकिस्तान सजाद थे इंग्लैंड की शहरी, उनको अपोज किया था। फिर उसके बाद अगर एक जर्नलिस्ट का ग्रुप भी था इनकी हुकूमत के दौरान में वहाँ पे इजराइल किया था, वो भी एक है। फिर और बातें भी होती रही हैं। लेकिन इशू ये है कि इजराइल को बड़ी सख्त जरूरत है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास मैंडेट हो और वहाँ में मकबूल हो, ताकि वो चाहते हैं किसी तरीके से पाकिस्तान क्योंकि वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है और लड़ाका फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो, और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मशहूर है। तो इसका मतलब ये कि वो चाहते हैं कि ऐसे मुल्क हमारे साथ हो जिससे उनको थ्रेट है हमेशा के लिए। और इसीलिए वो ये कोशिश उनकी पहले से भी रही है, हमेशा रही, कि किसी तरीके से इनका लिंकेज हो। और फिर बानी पीटीआई की स्टेटमेंट से भी देखे ना, अगर ये बात हुई है, पहले भी पोस्ट आई थी, अभी पोस्ट आई है, अगर मेरे खिलाफ कोई कैंपेन चलती तो मुझे फौरन उसको रिफ्यूट करना चाहिए, रिबटल देना चाहिए। मुझे उसके बाद फौरन स्टेटमेंट देनी चाहिए, मेरी पार्टी को स्टेटमेंट देनी चाहिए, मेरे पार्टी चेयरमैन को बेहतर जो है और उनको देनी चाहिए। एवरीथिंग इज क्वाइट। तो ये अब हम ज्यादा और क्रिएट करता है कि शायद ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। ये खामोशी इज ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि देखें पाकिस्तान किसी हालत में, अगर ये कोई भी हुकूमत होगी, चाहे वो कह रहे हैं कि जी जो फौज एक रास्ते में रुकावट है, एस्टेब्लिशमेंट रुकावट है, देखें और मौजूदा सियासी क़यादत को तब्दील करना होगा। बिल्कुल। तो इसमें चाहे हुकूमत हो, चाहे वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री हो या पाकिस्तान की अवाम, नोबडी विल एक्सेप्ट कि इजराइल से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। पूरी कौम खड़ी हो जाएगी। ये अगर सोचे फौज चाहे भी, इवन देन पूरी कौम इसके खिलाफ है। क्योंकि देखें, कादिर मोहम्मद जिन्ना ने बड़ी क्लियर बात की थी कि किसी हालत में हम इजराइल से ताल्लुकात अच्छे नहीं लगते, कि वहाँ पर जो जुल्म बर्बरीत हो रहा है और पूरी एवरीबॉडी सेइंग, इवन मोहम्मद बिन सलमान ने भी कह दिया कि टू नेशन थ्योरी को फॉलो करेंगे, बनेंगी तो उसके बाद हम कोई बात सोचेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1947 से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौके पे पाकिस्तान कायम है। खाकवानी साहब, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने बात की, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात नहीं थी तो खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए। एक तो इस पर बात करेंगे और दूसरा ये इसराइल के जो अरब और मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात हैं, कितने ज़रूरी हैं उनके लिए? देखिए, ये तो इसराइल को समझना चाहिए ना कि अरब मुल्कों से अगर ताल्लुक बनाने हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस दे। हमने देखा है कि अभी खासकर जो मौजूदा वहाँ की हुकूमत है उनकी, वो तो कोई बहुत ही कोई एक शिद्दत की मतलब इंतहा है। मतलब ऐसा जुल्म और ऐसा नंगा जुल्म होता तो मतलब बहुत ही कम होता। ज़ाहिर इसराइल तो हमेशा ही जुल्म करता है, लेकिन इस तरह की आप यानी अस्पतालों पे भी बमबारी कर रहे हैं, कैंपों पे कर रहे हैं, लोगों के मतलब बच्चों पे कर रहे हैं और इवन अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पे, अक़वाम मुत्तहिदा के एम्प्लॉइज की डेथ हो रही है। तो ये तो बहुत ही जुल्म है। और मैं तो बिल्कुल ये हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती की बात है पाकिस्तान में, जब हम सोचते हैं कि इसराइल के लिए उनको सूट करता है कि अरब मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो,
सऊदी अरब और मुल्कों के साथ दूसरे मुल्क तस्लीम करे, लेकिन कुछ और पाकिस्तान के साथ भी उनको तस्लीम करे। जब सऊदी अरब या बाकी सारे इस्लामी मुल्क कर लेंगे तो पाकिस्तान भी कर लेगा, लेकिन तब पाकिस्तान को तब करना चाहिए जब फलस्तीनियों की कोई एक स्टेट के सुरदार बने, चाहे वो दो रियासती हल हो या मतलब फलस्तीनियों के लिए कुछ तो दे ना। वो बिल्कुल भी कुछ देने को तैयार नहीं है, और इस जुल्म की जो कैफियत है इसमें किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इससे पहले जो चेयरमैन पीटीआई के बयान बड़े कैटेगोरिकली ये रहे कि पाकिस्तान में इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी पीटीआई के लोगों को ये बात ठीक है, जिसको स्ट्रांग रिबटल देना चाहिए। अभी आ जाएगा तो शायद उनको मे भी कल अपने पॉलिटिकल जलसे में ज़ाहिर फंसे हुए सियासी एक्टिविटीज, उनको इसका स्ट्रांग इनको वो करना चाहिए, अपनी ओपिनियन बिल्कुल सामने आना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन सामने आना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अब अमरीकी इंतखाबात के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या वो इसराइल के साथ इस नहज पे मामलात को लेके जाएंगे कि इसराइल जंगबंदी की तरफ जाए, और अगर जंगबंदी हो जाती है तो उसके बाद मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात में बेहतरी आपको नज़र आ रही है, स्पेशली सऊदी अरब के साथ? में देखें जी, अमेरिकन के आजकल बड़े सेंसिटिव टाइम पे ये ऑपरेशन चल रहा है। दोनों जो है वो इजराइल के सपोर्टर हैं, दोनों को इजराइल कम्युनिटी की जो है वो वोट चाहिए, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, और फिर इलेक्शन 1-2 महीने के बाद आ रहे हैं। इससे देर वेरी कॉशियस टू फाइट एनी सच इजराइल को नाराज करने के लिए। इजराइल का इशू ये है कि देखें इजराइल के 3-4 टारगेट थे जिसके लिए वो उन्होंने ये अटैक किया। नंबर 1 था टारगेट उनका ये था कि किसी तरीके से हमास को इस ऑपरेशन के बाद हमेशा के लिए खामोश कर दे। नंबर 2 के किसी तरीके से पहले सिर्फ इतना जुल्म परवेज करो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करो, इतना उनको नुकसान जानी माली पहुंचाओ कि वो मजबूर होकर गाजा खाली करके जॉर्डन और इजिप्ट में चले गए। नंबर 3 उनका मेन टारगेट था कि अपने जो हमारे कैदी उनके बने हुए हैं उनको वापस लाए। ये बहुत बड़ा बैकलैश है जिसमें वो मिजरेबली फेल हो चुके। और उसमें आप देखेंगे उन इजराइल के अंदर कितनी उनकी आवाम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तकरीबन 8-9 लाख लोगों ने माइग्रेट किए नॉर्दर्न इजराइल से, जब वहाँ पर जाके अटैक करते हैं हिजबुल्लाह भी। तो इस एक तो ये प्रेशर जो वो अचीव नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 इसके लिए वो चाहते हैं कि आप इसको और एक्सपेंड करें। अमेरिका एक्सपेंशन नहीं चाहता, वो चाहता है कि लिमिटेड यहीं पर है, बिकॉज ही नोज के जो हिजबुल्लाह वो भी नहीं खत्म हुआ, हमास अपनी जगह कायम है, और हुती जो यमन के वो भी कायम है। मीन्स के ये इजराइल बेसिकली हैज लॉस्ट द वॉर, ये नहीं अचीव कर सकता वट एवर द टारगेट उनके, बिना कैदी वापस आए, ना हमास खत्म हुआ, ना उनको पुश कर सके जॉर्डन इजिप्ट के अंदर। तो इस स्टेज के ऊपर इजराइल और फिर उसको इतनी सख्त पॉपुलेशन की आज लड़ाई खत्म होगी, नेक्स्ट डे नेतन्याहू की हुकूमत खत्म हो जाएगी, इतने लोग इससे नाराज हैं। नंबर 2 बात है इसलिए वो चाह रहे हैं कि अब इसको एक्सपेंशन करे, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट अचीव कर ले। तभी आपके सामने देखें इन्होंने जो साइबर अटैक किया है जिसमें बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब अगर हम पर्टिकुलरली इस मजमून की बात करें जिससे हमने आगाज़ किया था, तो ये बताएगा कि इस मजमून में जो बातें कही गई हैं, इस मजमून में इमरान खान को इसराइल का हिमायत याफ्ता करार दे दिया गया है। अवामी सतह पर हमने देखा है कि इमरान खान साहब इस बात को डिनाई कर चुके हैं और उन्होंने कभी भी इसराइल की हिमायत नहीं की है। लेकिन अगर अंदर खाते इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर तो ये दोगली पॉलिसी नहीं हुई, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन है क्या धोखा दिया जा रहा है आवाम को और अंदर खाते बात कुछ और चल रही है? देखिए बाने पीछे की कोई पॉलिसी का पता नहीं चलता। अगर आपको याद हो सुबह कुछ कहते हैं कि मेक द यू टर्न, नेक्स्ट से कोई और उनके हालात होते हैं। पहले आपको याद होगा कि उसके बारे में जो बात करते थे साइबर के बारे में, जो वो साइबर के बारे में फिर उन्होंने कहा ये नहीं ये गलत है, मुझे अमेरिका से कोई गिरा नहीं था। तो ही इज अनप्रेडिक्टेबल, ही इज नॉट क्लियर व्हाट ही वांट्स टू से। इस वक्त जब इतनी बड़ी बातें हो रही हैं और हुकूमत इसके ऊपर देखिए काफी चल रही है, तो खामोशी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कुछ कहीं ना कहीं तो पर्दा जारी है। अब आपकी अगर है और या कम और स्टेटली आप इस वक्त आपके अवाम आपकी पार्टी के कारकुन आपसे मुतनफर होते जाएंगे अगर ये बात होगी कि ये खामोश रहते हैं और लोग इनके। अच्छा सवाल ब्रिगेडियर साहब ये भी है कि आखिर इमरान खान को ही क्यों फेवरेट करार दिया जा रहा है? देखें उसमें वजह यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर सबसे स्ट्रांग होगा, जिसके साथ पॉपुलेशन होगी, लोग अवाम साथ होंगे, तो वो ही कैन टेक स्ट्रांग डिसीजन। और ये डिसीजन लेने के लिए यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रांग पार्टी लीडर और जिसको पूरी अवाम की सपोर्ट हासिल हो। मेरे ख्याल में वो इसको कैच करना चाहते हैं, जिसकी वजह ये नॉट रियलाइजिंग
कि इनएडवांटेडली वो इमरान साहब के साथ बहुत दुश्मनी कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्टेटमेंट आएगी मुझे पता ही कौन इनको पावर में आने देगा, अवाम ही खिलाफ हो जाएंगे। कोई पाकिस्तान का अवाम हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इजाजत नहीं देगी कि इधर से किसी कोई भी ताल्लुकात की बात करे। ऐसे ही है। हाकानी साहब, आपको भी लगता है कि अगर ये बात सच साबित हो जाती है या ये बात हो ही रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान होगा और सियासी मुखालिफिन के लिए तुर्क का पता साबित होगी? है देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, अच्छी बात है, मेरी बिल्कुल क्लियर ओपिनियन ये है कि ये एक नॉनसेंस बात है। ये बात ही कहना मेरे ख्याल में आउट ऑफ डिबेट होनी चाहिए कि इमरान खान या चेयरमैन पीटीआई की अभी मोबे वतन नहीं है जो इसराइल के साथ होता है। ये बात इतनी कमजोर और नॉनसेंस है कि इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बात आप ध्यान में रखें, इस वक्त इससे पहले जो टाइम था इसराइल को पाकिस्तान में कितने लोग जानते होंगे? मेरे नहीं ख्याल के 1000 बंदे भी जानते होंगे। जब वो ब्लॉग छपा उसके बाद लाखों हिट्स हुए। इस वक्त इमरान खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब उनका नाम किसी भी हवाले से किसी कंट्रोवर्सी से खास लिंक होता है, वो जो अखबार या मैगजीन जो उसकी वेबसाइट पर लाखों या मिलियंस ऑफ हिट्स आते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत। इसी वजह से जब उनका जेल में भी इकोनॉमिस्ट में मजमून छपा, एक बंदा जेल में है, वो उसने किस तरह भिजवाया, पूरा कुछ चीजें गई नहीं की, इकोनॉमिस्ट ने उस पर स्टैंड किया, बल्कि बार बार वो उसको ट्वीट करते रहे, रीट्वीट करते रहे ताकि मजीद ट्रैफिक ले। तो ये भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस तरह देखें ना, कल को अब आपको लगता है कि इसीलिए खामोशी इख्तियार की हुई है कि उन्हें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ये है, किसी भी मुल्क पे, इंडिया में, इसराइल में, किसी भी मुल्क के किसी छोटे से अखबार में, किसी तीसरे से वहां पे अखबार में मियां नवाज शरीफ के बारे में इस तरह के एलिगेशन छप जाए, मुल्ला फजल रहमान के बारे में छप जाएगा या किसी पाकिस्तानी किसी और शख्सियत के बारे में छप जाए, तो आप तो क्या हम उस शख्सियत को आप उस पर खड़ा कर देंगे, कटहरे पे खड़ा कर देंगे कि भाई ये मजमून इंडिया में छपा हुआ है कि नवाज शरीफ तो भाई इंडियन एजेंट है, तो आप नवाज शरीफ पे पोशाड़ कर देंगे, नवाज शरीफ इंडियन अखबार में, इंडियन साले में, थर्ड क्लास से वहां पे या किसी अखबार में या मैगजीन में छपा। भाई ये ऐसा नहीं होता। हाकानी साहब, किसी भी चीज का कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना। अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो उनका गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ उनके बड़े रिलेशंस हैं और गोल्डस्मिथ फैमिली सियासी तौर पे बड़ी रिलेटेबल है इसराइल के साथ। जी देखें, वो उनकी फैमिली देयर है, उनके इन-लॉज थे ना, फैमिली थी, और वो जो उनकी एक्स वाइफ थी, उस एक्स वाइफ का, जमाइमा खान का, पाकिस्तान के साथ कितना भरपूर रहा है। ड्रोन पे उसने बाकायदा यहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाई। अमरीकी ड्रोन अटैक यहाँ पे हो रहा है तो जमाइमा को क्या पड़ी यहाँ आके आने की? अगर वो खास रूप से इसराइली उनकी फैमिली है तो उसे क्या पड़ी है कि अमरीका के खिलाफ जाके उसने आपने वो देखी? अगर आप देखें तो बहुत इंप्रेसिव डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तानियों के लिए बनाई है जमाइमा खान ने। जगह जगह उसकी ट्वीट्स हमेशा पाकिस्तान के हक में होते हैं। तो ये दो तरफा एक रिलेशन होता है, तो ऐसी ये बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक लेगेसी होती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर आने एक बंदा 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर आए, आप गूगल करें, अभी करें, 1 मिनट के अंदर आपको कम से कम 50 स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जब वो था, स्टेटमेंट आ जाएगी कैटेगोरिकली कि हम बिल्कुल इसराइल के साथ ताल्लुक नहीं बनाएंगे जब तक फलस्तीन का मसला हल ना हो, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने कहा है। बात तो यही है ना कि ही इज इम्पोर्टेंट इनफ कि उनके बारे में अगर थोड़ी सी भी कोई बात हो रही है तो वो हाईलाइट हो रही है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, आपको लगता है एक र्यूमर ये भी है कि अमेरिका और बरतानिया एक लॉबी बना रहे हैं और लॉबिंग के तहत जो है वो मामलात आगे जाएंगे? बिल्कुल, देखें, ये तो कोई डाउट नहीं है ना कि आपके सामने गोल्डस्मिथ फैमिली का बहुत ताल्लुक है, और सेकंड ये कि इजराइल लॉबी जो है वही एक ऑपरेट कर रही है। ये लेटर भी अशाद भी वही करवा रहे हैं, इसलिए कि दे वांट कि किसी तरीके से भी यहाँ पर वो पार्टी पाकिस्तान में आए हुकूमत में जिसके साथ आवाम हो, और वो जैसे होता अचानक फैसला करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल लाइक ट्रम्प। इसी तरह इमरान खान साहब का भी ये पानी पीजिएगा, तो ऐसी आके कहीं वो ऐसा स्टेप ले जाएं जो कि उनको फेवर हो। हमेशा के लिए जो थ्रेट उनको मुसलमानों की तरफ से तो है इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री एंड इस्लामिक कंट्री, और उसके बाद बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी मॉडर्न, जिसमें इंडिया और इजराइल हमारे 1 इंच की रेंज के अंदर है उनके, ये सबसे बड़ी उनकी मुखालफत पाकिस्तान के लिए। इसीलिए वो आप देखेंगे इंडिया भी जो है वो इजराइल के साथ जाके अब वही कुछ कर रहा है जो कश्मीर में जो इजराइल करता है पैलेस्टाइन में, वो वहां पर शुरू कर दिए। तो इस लिहाज से देखते हुए ये बड़ी लॉबी है, दे वांट के किसी तरीके से भी इनकी मर्जी की हुकूमत पाकिस्तान में यार वो अपनी मर्जी के फैसले करा सके, जो आई फील इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कोई पाकिस्तान का
शहरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हुकूमत कोई जरूरत ही नहीं करती कि ना कभी सोच सकती है कैसे काम करने दिया जाए। बिल्कुल तो ऐसे इसी वजह से इस पोस्ट में कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है जो जी जी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़ी रुकावट है और अब उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी और जो मौजूदा सियासी पार्टी है उसकी तब्दीली भी नागुज़ीर है। अच्छा एक और चीज़ इस चंक को हम एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं खाकवानी साहब, अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो बेसिकली ये पोस्ट ऐसी नहीं थी कि स्पेसिफिक पाकिस्तान के बारे में बात हुई है, स्पेसिफिक इमरान खान साहब को पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि जो इसराइल के ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ उनमें बेहतरी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन ममालिक में फिर पाकिस्तान का जिक्र हुआ, पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो फिर खान साहब का जिक्र हुआ। देखिए मैं तो ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हम तमाम सियासी जमातों को और पॉलिटिकल लीडर्स को ज़ाहिर मॉनिटर करते हैं, उनके तमाम उनके बयानात पे, उनकी एक्टिविटीज पे, पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स होती हैं, जो उनकी स्टैंडिंग्स होती हैं, उन पे नजर रखते हैं। हमारा यही काम है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, यही करती हैं, हम भी यही करते हैं। एक लेगेसी होती है ना चीजों की कि आप एक पूछे स्टैंडिंग लेती है। अभी तक पिछले 20 सालों में इमरान खान की पॉलिटिक्स जब हम देख रहे हैं, मुझे कहीं पर एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि उनका स्टैंड नेशनलिस्ट ना हो। इंडिया के हवाले से जितना सख्त वो उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए बार बार उसका नाजी और हिटलर के साथ कंपैरिजन इतना हुआ कि यानी पाकिस्तान पे खुद यानी अब तो ये रिपोर्टेड भी हो चुका है कि जनरल बाजवा साहब ने ये खुद कहा कि अब इतना ज्यादा न करें, खुद यूरोपीय एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि वो खान साहब को रोके जाके। और इसी तरह अमेरिका के हवाले से भी और इसराइल के हवाले से भी एक नेशनल स्टैंड रहा है। और वो मेरा ख्याल ये है, मेरी अपनी ओपिनियन ये है, मैं ये समझता हूँ ये बात नवाज शरीफ साहब के लिए भी, इवन बिलावल भुट्टो के लिए, आसिफ जरदारी के लिए, दूसरे लोगों के लिए हमें उस पर खुशी होनी चाहिए। हमारे तमाम लीडर नेशनल स्टैंड रखते हैं। ठीक है, हम भी इस पे यकीन रखते हैं। एक तरफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड नजर आता है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक मजमून आता है उसके बाद दूसरा मजमून आ जाता है और हुकूमती हल्के खासी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। खाकवानी साहब जी जी अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, अगर दो मजमून नवाज शरीफ साहब के बारे में छप जाएंगे तो उनको भी आप कटहरे में खड़ा कर देंगे? सर बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट शख्सियात होती हैं उन्हीं के हवाले से बात होती है, कोई छोटी सी भी बात होती है तो फिर उस पर डिस्कशन जो है वो बनती है। खाकवानी साहब हम मजीद टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या असर हो रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसा किया गया, उसकी क्या डिटेल्स हैं और अब क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या कहा जा रहा है हुकूमती हल्कों की जानिब से, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। खाकवानी साहब हमें आगे भी ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी जलसा किया। ये जलसा कितना सक्सेसफुल रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि बड़ा कामयाब हमने जलसा किया, बड़ा जमे गफ़ीर हमने यहाँ पे जमा किया, लेकिन लाहौरियों ने इस जलसे को रिजेक्ट किया या सपोर्ट दिखाई, इसी पे ही हम बात करेंगे। हुकूमती अगर बेंचेस की बात करें तो खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक तो तनकीद वो है जो कि जलसे के बाद की गई, एक बात वो थी जो कि जलसे से पहले हो रही थी और जलसे से पहले बड़े बड़े ऐलानात हुए, बड़े बड़े दावे हुए और बड़ी बड़ी वार्निंग्स भी दी गई। अगर हम ख्वाजा आसिफ की बात करें तो उन्होंने भी वार्निंग दी थी और उन्होंने कहा था कि अटक पुल को क्रॉस करके तो अली अमीन गंडापुर साहब दिखा दें, फिर हम उन्हें मानेंगे। उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनते हैं। इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के, वो अटक के पुल में इंतजार करेंगे, इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया था कि आएँ लश्कर लेके आएँ, यहाँ पे अटक पुल क्रॉस करके तो दिखाएं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ना सिर्फ उन्होंने अटक पुल क्रॉस किया बल्कि पंजाब के उन्होंने चक्कर भी लगाए, घूमे फिरे भी, और यहाँ पे चलें जलसे के अंदर तो उन्होंने कोई बात नहीं की और लेट आए लेकिन आए ज़रूर वो वहाँ पे। खैर अज़मा बुखारी बड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को। वो ये कह रही हैं कि यहाँ पे जो लोग थे वो 3000 बंदा था यहाँ पे, और गुफ्तगू उन्होंने क्या की वो जरा पहले सुन लेते हैं। 52 हमारे पास जो है इस वक्त रिकॉर्ड है, 3000 कह लेते हैं, ऑन सेफ साइड 300 बंदे मैं अपने तरफ से डाल देती हूँ। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट किया। लाहौर की अवाम ने इंतशार को रिजेक्ट किया। अज़मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया है। एसआर राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आमिर खाकवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एसआर साहब आपके वक्त का।
साराना सब किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो जलसे कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो प्लान उन्होंने किया था क्या उसके अकॉर्डिंग वो जलसे हुए, और जो चीज वो कन्वे करना चाह रहे थे क्या वो कन्वे हो रही है या इनके अगेंस्ट ही जा रही है? ये देखें, बात ये है कि पीटीआई ने जलसा का ऐलान किया था और मीनार पाकिस्तान को मुंतखब किया था, तो उसका एक बड़ा मकसद था कि मीनार पाकिस्तान सेंटर ऑफ द सिटी और लाहौरियों का जो दिल है, जो अंदरून है, भाटी ये लोहारी ये वो ये सारा वो इलाका बनता है। इन्होंने उसको उठा के फेंक दिया बकर मंडी, और आप हैरान होंगी कि जो सड़क थी 6 फुट की चौड़ी थी जो बकर मंडी तक जाती थी, चारों तरफ बदबू, भैंसें बंधी हुई, गोबर, और फिर ना वहाँ को पानी ना कुछ। और जो लोग मुझे बताएं लाहौर से बाहर आ रहे थे, मैं आपको कहता हूँ आप लाहौर में हैं, आप मुझे उस इलाके में जाके दिखाएं तो आप जा ही नहीं सकती लाहौर में रहने के बावजूद। तो जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल या नामुमकिन था, इससे आप अंदाजा कर लें। फिर जिस तरह छापे मारे गए, गिरफ्तारियां हुई, और ये अब की नहीं, ये काफी दिनों से सिलसिला चल रहा है। फिर तीसरी पीटीआई की लीडरशिप कोई नहीं है, चौथे नंबर की लीडरशिप जो है वो इस जलसे को डील कर रही थी। इसके बावजूद अगर वो जलसा गाह भर गई, इसके बावजूद अगर लोग वहां पहुंचने में कामयाब हो गए, ये कोई छोटी बात है। आपने ठीक 6 बजे वो जुमला, इस जलसे का सबसे बड़ा जुमला जो है ना, मैं आपको सुनाता हूँ, जो वो है वो आप भी सुनाइएगा। जो 6 बजे साउंड वाले ने माइक पे आके कहा कि जी मैं माइक बंद कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद जो मेरा हशर होना है वो मुझे पता है। यानी आपने वहां पे जो लोग काम कर रहे थे उनको इतना डराया हुआ धमकाया हुआ था कि हम तुम्हारा पता नहीं क्या कर देंगे अगर तुमने ये ना किया। और पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी है और पंजाब में अगर डेमोक्रेसी है तो दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में मुझे कोई एक ऐसा जलसे के एसओपी बता दें जिसके इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने पीटीआई पे की। भानी पीटीआई भी यही गिला कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करके और इस जलसे की कामयाबी की एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर ये जलसा नाकाम हो गया है तो उस्मा अब तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों कर चुकी हैं, मरियम अब तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों कर चुकी हैं, और तारड़ क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुका। अगर नाकाम हो गया तो फिर आपको परेशानी क्या है? आप किस लिए मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे? आपको खौफ किस चीज का है? और ये बात आप मेरी जहन में रख लें कि पीटीआई ने एक बहुत बड़ा मार्का मारा है। वो इस तरह के जिस तरह पंजाब पुलिस ने पीटीआई वर्कर्स के घर में घुस के जो कुछ किया है, खैर अभी तो नहीं वो चीजें सामने आएंगी, लेकिन जब सामने आएंगी तो वो हमारे लिए बाइस शर्म होंगी कि हम अपने ही मुल्क में अपने ही शहरियों के साथ क्या करते रहे। अच्छा खाकवानी साहब, अगर हुकूमत को कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, वो कह रही है आप जलसे करें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बता दिए हैं हमने, उनको फॉलो करें, अगर ऐसा है तो फिर इस तरह के हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कौन से रूल्स और रेगुलेशंस है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मुस्लिम लीग नून अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। यानी लाहौर की 100 साल तारीख में सर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन 44 शराइत नहीं हुआ जी, वो शराइत अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 100 साल तारीख लाहौर की 100 साल तारीख में 150 साल तारीख में कभी कोई जलसा लाहौर की इस जगह पर नहीं हुआ जहाँ पे जलसा। मवेशी मंडी का आना, जहाँ सारा साहब ने कहा गंदगी की ढेर है, वो जलसा गाह के साथ बाकायदा एक छप्पड़ है, सरायकी में उसे कहते हैं दुब है, पानी यानी गंदा पानी खड़ा है और बदबू के सारे वहां ढेर है। तो आप अपने लिए क्यों मुश्किल कर रहे हैं? देखिए हालात सियासी बदलते हैं ना, कल को ये आज पहले कल को पोजीशन में थे, आज हुकूमत में है, कल को किसी वक्त ये पोजीशन में होंगे, इनको भी जलसे करने हैं ना। आप मीनार पाकिस्तान में जलसा करने थे आपका ये ख्याल है, मतलब पंजाब हुकूमत का ये ख्याल है, मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि पीटीआई का दौर खत्म हो चुका है, इनका वोटर नहीं है, लाहौरियों ने रिजेक्ट कर दिया, तो उनको एक्सपोज होने देना। मीनार पाकिस्तान का इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी जगह है, इसे भरना इतना मुश्किल है, तो अगर सिर्फ 2-2,500 लोग तो वहाँ तमाशा बन जाता। अगर मीनार पाकिस्तान में जलसा करने थे 3,000 लोग तो मजाक बन जाता ना, पूरा आधे से आधा क्या उसमें यानी सिर्फ एक हिस्सा ही 10वां हिस्सा ही भरा जाता ग्राउंड का। तो बात ये है कि आप इतनी मुश्किल शराइत में 3 से 6
कभी कुछ जलसा देखा है? इतने सालों से हम जलसे को रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही जलसे है। को कवर कर रहे हैं 30 सालों से। कभी ये 3 से 6 जैसे लगता है जैसे फिल्म का शो, कि 3 से 6 शो है जी, 6 से 9 शो। भाई हमेशा जलसे शाम को ही होते हैं, बल्कि एक जमाने में लाहौर की जो सियासी तारीख है, बशीतवादी के जलसे रात भर आधी रात सारी से रात चला करते थे। और खाकवानी तो साहब, ये जलसे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं करने, दीगर सियासी जमातों ने भी करने हैं, तो क्या ये जो शराइत रखी गई हैं, ये शराइत ये मानेंगे? बाकियों नहीं, मैं बाकियों पर इतनी सख्ती नहीं है ना, इस सबसे सख्ती तहरीक इंसाफ के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कल को जब ये खुद अपोजिशन में होंगे तो ये सारी सख्तियां उनको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात की खुशी हुई, अच्छा लगा मुझे, लोग तो इसमें पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पे ट्विटर पे अपनी क्यादत पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इन्होंने टकराव नहीं किया। 6 बजे इन्होंने स्टेज खाली कर दिया, पुलिस ने करवा दिया, गलत कराया, ठीक कराया, उसको छोड़े, इन्होंने टकराव नहीं किया। मैं तो इसको भी ठीक समझता हूँ। अगर अली अमीन गंडापुर, दानिस्ता या नादानिस्ता जिस वजह से भी लेट हुआ तो अच्छा हुआ है, टकराव नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा इसार साहब, आपको भी ये लगता है कि ये सारा एक पॉलिसी के तहत हुआ है? पहले डिस्कशन की गई थी कि हुकूमत जो चाह रही है कि ऐसा होगा, हमने ऐसा करना नहीं है, हमने जलसा भी करना है, हमने शराइत को भी पूरा करना है, और उसके बाद जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि हम जबान से दयाम भी होंगे। जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने जो तकरीरें सुनी है ना, मतलब लतीफ खोसा साहब अगर तकरीर सिर्फ 4-5 मिनट करे ना, इसका मतलब खोसा साहब को पता है कि वक्त कम है, तो खोसा साहब 1 घंटा तकरीर करने के माहिर हैं। तो और सारे देखिए ना, सारे मेजर मुकर्रर, सलमान अकरम राजा ने भी की, बैरिस्टर गौर ने भी की, शुएब शाहीन ने, इससे पहले लाहौर की पूरी दिल्ली की आदत ने, सारे यानी पंजाब की पूरी क़यादत इनकी भुगत गई है थोड़े से टाइम में। उन्होंने 1.5-2 घंटों में, 2.5 घंटे में सारे 5 मिनट 7 मिनट तकरीरें कराई। इसका मतलब पहले से ही उनको अंदाजा था कि हमने इसी टाइम में करना है, तो अच्छी मूव उन्होंने की। अच्छा, अच्छी मूव आपको लग रही है। इसार साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था, क्या लाहौर ने उनको सपोर्ट किया? और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में हम बानी पीटीआई को भी रिहा करवा लेंगे। देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है वो तो एक बड़क मारने वाला किरदार है, और वो हर पार्टी के लिए जरूरी होता है ताकि लोगों में जोश और जज्बा जो है वो बरकरार है। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी जिस पे आप बात कर रही हैं कि 44 पॉइंट थे, और आप जरा माहौल समझें कि सुबह से बयानात चल रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो है लठ बरदार लेके, असला बरदार लेके जो है वो आ रहे हैं। ये पंजाब के वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और हमें पता है कि क्या होगा ये वो। पीटीआई ने एक बड़ी जहानत के साथ एक स्मार्ट मूव की, उन्होंने कहीं पे भी कोई तसादुम का मौका ही नहीं दिया। देखे ना, अगर 6 बजे तक के बाद जलसा जारी रहता, होता क्या, पुलिस ने लाठीचार्ज करना था, जवाब में वो कारकुनों ने रिटेलिएट करना था। होना ये था कि चाहे वो कारकुन 100 जो थे जख्मी हो जाते, एक पुलिस वाला जख्मी होता, तो चूंकि हमारा मीडिया मैनेज हुआ हुआ है, हमारे मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं, मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, तो उन्होंने सुबह से लेके शाम तक उस जख्मी पुलिस वाले को दिखाना था। जैसे हम सुबह से लेके शाम तक टिक्कर में सब मरियम साहिबा, तारड़ साहब और उज़मा कोक के टिक्कर चलाते रहे, और जलसे के जो खिताब थे उसके टिक्कर नहीं चले। तो वो मीडिया जब हमारे हाथ में है, तो फिर होना ये था कि पीटीआई देखा जी फस्ताई जमात है, देखे फिर उसने ऐसा कर दिया। यूजुअली मीडिया का काम तो दिखाना होता है जो भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है। ये बताइएगा, हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, शंख को बताइएगा कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल मुल्क की सियासत में आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को आप माइनस कर ही नहीं सकते। मुस्तकबिल क्या, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पीटीआई का मुस्तकबिल और इमरान खान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है आपस में, और अगर कोई ये समझता है कि इसे माइनस कर सकते हैं, तो ये इससे बड़ी मैं नहीं समझता कोई गलतफहमी किसी को हो सकती है। खाकवानी साहब, यही सवाल आपकी जानिब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तो अपनी जगह, लेकिन मुझे अगले 2 से 3 हफ्तों में इधर जो इस्लामाबाद में ये जो कह रहे कि जो जुडिशरी और ये सारे मामलात में वकला की तहरीक, और उसमें तहरीक इंसाफ का किरदार अहम होगा। असल कन्फ्रंटेशन आगे अगवा होती नजर आ रही है, पंजाब में या बाकी जगहों पर नहीं, इस्लामाबाद में होती नजर आ रही है। वही तय करेगा इस हुकूमत का मुस्तकबिल भी, और ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी फालियत। ठीक है, यानी मुल्की मौसम के साथ साथ सियासी मौसम में भी कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं। एसआर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अब नाजरीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम IPPs के हवाले से बात करेंगे। कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने हैं, वो क्या हैं
हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद बात होगी इस पर। वेलकम बैक नाजरीन। IPPs के हवाले से हम बात करेंगे। कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए कुछ IPPs ने वसूल किए हैं, उनसे गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए और खुमियाजा उसका आवाम भुगत रही है। हुकूमत पाकिस्तान को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कुछ IPPs के हवाले से ये बात हो रही है कि अरबों रुपए उन्होंने लिए हैं, बिजली की पैदावार जीरो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए गए वो गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे थे तो क्या चेक एंड बैलेंस नहीं था उस वक्त? मैं जवेरिया आज पहली बार मैं अपने सामने ना अपने नोट्स लेके रख के बैठा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि अब आपने शुरू में ही अपने जो तारुफी कलमात थे उनमें कह दिया कि कुछ होशरुबा इंकशाफात हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ फिगर्स के साथ बताऊं ताकि चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप चैनल पे एक बात कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं और मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप चाहें तो आप इसको ना ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर भी अपने बुलेटिन में शेयर कर सकते हैं। जी जी। इस वक्त जवेरिया हमारे मुल्क का जो सर्कुलर डेट है उसकी बड़ी अभी जो गर्दिशी कर्जा है ना, इसका आगे जिक्र आना है क्विकली, तो मैं जल्दी आपको रैप अप करके बताता हूँ। वो है जनाब इस वक्त 2393 बिलियन, ये आपका गर्दिशी कर्जा है जिसमें हर माह 50 बिलियन का इजाफा हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी, ये मैंने आपको फिगर बता दी है, अब आप रिकॉर्डिंग में आ गई है। 50 बिलियन का हर महीने इजाफा हो रहा है। क्यों इजाफा हो रहा है? उसकी वजह ये है जनाब कि जो आपके ये डिस्कोज होते हैं ना, जो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जिस तरह हमारे IESCO है और फैसलाबाद, लाहौर वगैरह वगैरह, इन्हें 1700 बिलियन जमा करना होता है कंज्यूमर से, जबकि ये जमा कर पाते हैं 1700 का इनका टारगेट होता है। हर बार इनको 900, 800, 900 बिलियन का लॉस होता है। और अभी आपको मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा तो फिर मेरा ख्याल है मेरे देखने वालों की आंखें खुल जाएंगी कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं हमेशा डे 1 से ये कहता हुआ आया हूँ, मुझे ये कहते हुए, ये बात पढ़ाते हुए यूनिवर्सिटीज के अंदर 28 साल गुजर गए कि हम दुनिया के अंदर एक क्लासिक एग्जाम्पल है बैड गवर्नेंस की। अगर किसी को मिसाल देनी हो ना दुनिया में गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस, तो बैड गवर्नेंस की क्लासिक मिसाल हम हैं। आप देख लें, हमारी प्रायोरिटी देख लें, हमारा सारा वक्त इस वक्त लग रहा है कौम का एक आईनी तरमीम के पीछे, एक जलसे के होने या ना होने के पीछे, और जो कौम की नब्ज है, ये जो आपकी एनर्जी होती है ना, बैड गवर्नेंस जो है उसको किस तरह से गुड गवर्नेंस में तब्दील किया जाएगा? क्या इस पे कभी बात हुई कि करना ही नहीं चाह रहे हम इसको तब्दील? हम नहीं करना चाह रहे। उसकी रीजन ये है, देखिए दो चीजें हैं। मैं दो चीजें हैं, मैं आप देखिए जवेरिया, आपके पास बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, आप इनसे पूछें क्या इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये डिलीवर कर सकते हैं, इनको पता है गुड गवर्नेंस क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। आपका इस वक्त जो कंज्यूमर पिस रहा है उसकी रीजन क्या है? ये बात हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये जो IPPs है ना, ये एक प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव PFI के तहत हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो असल बात है उसको गवर्नमेंट गोल कर रही है। और ये मैं प्लीज फिर ये रिपीट करूंगा क्योंकि मेरी तो एक्सेस नहीं है ना उन लोगों तक, मैं तो सिर्फ आपके चैनल पे या मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर फोरम पे आके बात करने के लिए तैयार हूँ। 3 सेगमेंट है इसके। एक आपके सिर्फ 500 बिलियन, जो इस वक्त हम 2000 बिलियन तकरीबन हमें देना पड़ रहा है इस वक्त IPPs को ना। अच्छा, ये जो अभी हमने इसके लिए 2 ट्रिलियन का जो है इस वक्त जो 2024-2025 के लिए टारगेट रखा गया, ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मुसद्दक़ का फिगर आप ये नेपरा से चेक कर सकती है ना। इसमें से जो पब्लिक सेक्टर IPPs हैं, यानी जिनको गवर्नमेंट खुद मैनेज कर रही है, देखा जो फिर खा के कमी गा की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जनाब ये ड्रामा, ये ढकोसला के जी हमने IPPs को पैसे देने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। 800 बिलियन
जो हमारे पैसे जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास, अपने पास जा रहे हैं, वो आईपीपीज को गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है। क्यों सवाल तो ये है ना, गवर्नमेंट क्यों लुक आफ्टर कर रही है? फिर ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, आईपीपीज वो भी नहीं चाह रहे। ये क्या मोनोपोली है, क्या हठधर्मी है जो इन्होंने इख्तियार कर रखी है? मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको ये 2 ट्रिलियन का जो है ना पूरा आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कि हो क्या रहा है। इसमें जनाब 700 बिलियन वो हैं जो सी पैक के तहत आईपीपीज लगाई गई हैं, उनको देना है। इस पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि इस पे बात करना हमारे यहाँ जुर्म समझा जाता है कि हमने सी पैक पे बात नहीं करनी। जनाब 700 बिलियन आप उन आईपीपीज को दे रहे हैं जो सी पैक के तहत लगी हैं। आपका प्राइवेट इन्वेस्टर जो है जवेरिया, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही, इन्वेस्टर आई कोई नहीं रहा। जो रहा इन्वेस्टर था वो भी हम बगाने में लगे हुए हैं। 500 बिलियन, सिर्फ 500 बिलियन आपका उन लोगों के पास जाएगा जो कि आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं। और वो भी 2-3 साल पहले बैठ के इन्होंने क्या किया था, उनके साथ डॉक्टर शिव सर, डायलमा ये है कि इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है और हम बिजली पैदा करने के लिए हम इंपोर्टेड फ्यूल मंगवा रहे हैं, जबकि कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, क्यों हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे? जी हाँ, मैं वो इसलिए कि देखें, कोयले के ज़खायर आप यहाँ से निकालेंगे ना, कॉमन सेंस। जब आप देखिए कौमों का कोई सवाल होता है, या जब कौमों की सोच और उनकी ना, मैं कहता हूँ, मत मारी जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने छोटे से मफाद को, ये कितना अरसा जी लेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये कितना अरसा जी के इतनी दौलत को क्या करेंगे अपने साथ। गुज़िश्ता दिनों में वो टीवी पे वो देख रहा था वीडियो, एक सोशल मीडिया पे, उसमें किसी खातून की कोई या किसी बादशाह की कब्र मिली थी, तो उसके वो हाथों में भी कंगन पहने हुए थे और उसके बॉक्सेस थे, उनमें से भी सिक्के सोने के निकल रहे थे। मुझे ये लगता है कि ये सारी दौलत इन्होंने प्लान ये किया है कि अपने साथ कब्र में लेके जाएंगे। उसकी वजह ये है, कॉमन सेंस की बात है कि देखिए, फ्यूल पे आपको एडजस्टमेंट चार्जेस डाल के आपको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, आपको क्विकली रिलीफ मिलता है, यानी अपनी जेबों के लिए रिलीफ मिलता है। अगर कोयला आना बंद हो जाएगा तो आपका कमीशन खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अपेरेंटली तो सारे फायदे आईपीपीएस को जा रहे हैं। हुकूमत इंश्योरेंस भी बर्दाश्त कर रही है, हुकूमत जो तमाम तरह अखराजात हैं वो भी बर्दाश्त कर रही है इनिशियली। ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी अपनी मैनेज्ड आईपीपीज हैं। मैं इंशाल्लाह आज मैं वो लिस्ट एक निकाल रहा हूँ और इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में आपसे बात हुई तो मैं आपके सामने पूरे पाकिस्तान के सामने रख दूंगा कि जनाब ये वो आईपीपीज हैं जिनको गवर्नमेंट खुद मैनेज कर रही है, ये वो आईपीपीज हैं जो सीपैक के तहत हैं, ये वो आईपीपीज हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की हैं। अच्छा, खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकवानी साहब, आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट खुद मैनेज कर रही है? नहीं, ये जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट खुद मैनेज करिए, उसकी वजह ये है कि वो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए और हुकूमत ने कर ली। बड़ा अहम, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात की है। मैं डॉक्टर साहब से, अगर आप इजाजत दें, मैं 2 सवाल पूछने जा रहा हूँ। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सीपैक वाले ठीक है, इन्होंने ठीक कहा, दुरुस्त कह रहे, कहा कि 700 बिलियन सीपैक वाले, लेकिन सीपैक के तहत भी जो चाइनीज वहां से आए वो प्राइवेट इन्वेस्टर भी है ना उसमें, यानी प्राइवेट कंपनी है सारी, वो स्टेट ओन तो नहीं है, तो वो भी एक खास सत्ता पे, यानी एक तरह से प्राइवेट इन्वेस्टर तो है। दूसरा कोयला का इन्होंने कहा, आपने सवाल कोयला का कहा, ये बिल्कुल ठीक है, हर कोयला, लेकिन जहां तक मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये चूंकि एक्सपर्ट हैं और बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं और दायरे हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनका, तो ये क्या कोयला यहाँ से इतना ज्यादा हो सकता है कि, यानी सार में कुछ सिंध हुकूमत ने शुरू किया है, कुछ वहाँ पे प्लांट वगैरह चल रही है, लेकिन एक फैक्ट्री ये भी है कि शायद यहाँ पे इतना ज्यादा उसमें टाइम लगता है, या कास्ट के इशूज हैं, या क्या इस तरह वाइबल है कि इन तमाम आईपीवीज को हर के कोयले पे शिफ्ट किया जाए? आपके सवाल को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहता हूं, ओपिनियन लेना। जी डॉक्टर साहब, खाकवानी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, मतलब इतने कीमती अल्फाज का और इतना खूबसूरत आपने सवाल पूछे। मैं आपके ना कोयला वाले सवाल से रिवर्स चलता हूँ। देखिए, बात सुने, एक जब मेरी इतनी एज हो गई, हम ये बचपन से ये देखते हुए आ रहे हैं, हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं किया। कोई एक ऐसा माइलस्टोन हमें रखना चाहिए था ना 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि हम इसको आज प्रोसेस 48,000 मेगावाट का कोयले का पोटेंशियल है। और मैं हमेशा खाकवानी साहब जो बात करता हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। जनाब, आपके पास 48,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने का कोयला मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है, वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? भाई, आप आज के दिन देखें, अब जो कुछ हमारे साथ हो चुका ना, हो गया। हम नहीं, मतलब हम कहते हैं चलो ठीक है, सारे गुनाह तुम्हारे माफ किए, लेकिन अब तो इनिशिएटिव ले लो, खुदा का वास्ता है। अब तो एक ऐसा प्लान कौम को दे दो कि जनाब अगले 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में हमारे पास जो कोयला है हम उसको रिफाइन करके हम बिजली प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बात। दूसरी मैं क्विकली बता दूं क्योंकि आपका टाइम खत्म हो जाएगा।
जाएगा। दूसरी जो आपने बात की ना सी पैक वाली, मैं एक प्रोग्राम में, मैं आपको बताऊं, ये मैं टीवी पे बात करने लगा हूं, मैंने एक जगह पर आकर मैंने सी पैक के नाम पर जो कुछ काम हुआ है और जो माजरत के साथ, ये लफ्ज तो बड़ा अब्यूजिंग है लेकिन मुझे लेना पड़ रहा है, जो धंधा हो रहा है ना, मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी तो मुझे बहुत सारी उसके ऊपर फीडबैक ये आई कि जनाब आपने सी पैक पे बात नहीं करनी, वो हम उसको एक व्हाइट एलिफेंट बनाने के चक्कर में है। क्यों व्हाइट एलिफेंट बनाने के चक्कर में है? हम जो जिगर काट के तो खून तो हम अपना पिला रहे हैं ना, ये जोंके तो हमें चिपटी हुई है। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सर्कुलर डेट में मेरी जब बात हुई किसी एक बहुत ऑफिशियल से, उन्होंने बड़ा इसरार किया कि जी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा जी आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक मासूमाना सा मेरा सवाल है, उसका जवाब मुझे दे दीजिए कि आप कहते हैं कि जी लाइन लॉसेस जो हैं वो 11% हमें अलाउ होते हैं इंटरनेशनली ना, क्योंकि जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, उन्होंने मुझे वो पूरी मैथमेटिक्स और जो उसकी फिजिक्स है वो समझाने की कोशिश की। मैंने कहा जी मैं ये पढ़ते पढ़ाते हुए बड़ा हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जनाब जब आप ये कहते हैं कि जी लाइन लॉसेस आपके 11% तक अलाउ है, तो आप तो 17% लाइन लॉसेस कर रहे हैं, तो ये 6% जो आपका है वो तो बिलियंस में बन जाता है, वो कहाँ जाता है? कहते हैं जी हम सर्कुलर डेट में डाल देते हैं, कंज्यूमर पे नहीं डालते। तो मैंने कहा सर्कुलर डेट कौन भुगत रहा है? यही कौम भुगत रही है ना खाकवानी साहब। तो मसला ये है कि यहाँ पर जनाब जो भी आप जहां से भी आप पकड़ेंगे ना, वो सबका पाँव क्या वो हाथी के पाँव में। तो ये जो डॉक्टर साहब आखिरी मिनट्स हमारे पास हैं, कुछ सेकंड्स हमारे पास रह गए हैं, बता दीजिएगा क्या मसले का हल मुमकिन है? क्या अभी भी हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं? 100% ला सकते हैं। अच्छा। 100% ला सकते हैं। ये मतलब मेरी आजजाना हाथ जोड़ के आपके चैनल पे अपील है कि खुदा का वास्ता ये नॉन डेवलपमेंटल इश्यूज, ये कोई आनी तरमीम इस मुल्क का कुछ नहीं करेगी। ये कोई तरीके इंसाफ के जलसे या किसी इंसाफ के या किसी बदइंसाफी के जलसे इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप सर जोड़ के बैठे इस मुल्क को बचाएं, और ये बचा सकते हैं अगर इनका इरादा हो। इनको फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे की किरदार कशी से, एक दूसरे के कपड़े। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो हमारे मुल्क के रियल इश्यूज हैं जिससे अवाम सफ़र कर रही है, हमें उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह निगहबान।